आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित हमारे वरिष्ठ सहयोगी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और जिनके साथ मैंने विद्यार्थी कार्य में सार्वजनिक जीवन में कार्य किया, और जो रामभाऊ मालवीय ट्रस्ट के चेयरमैन हैं सम्माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री, सह संगठन मंत्री और हमारे विभिन्न मोर्चों की और क्षेत्रों की चिंता करने वाले ऐसे हमारे सम्माननीय वी सतीश जी, जो रामभाऊ मालवीय प्रबोध जी के ट्रस्टी भी हैं, और हमारे अभय भूतरा जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जयंत कुलकर्णी जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पॉलिसी रिसर्च पे काम करने वाले और पॉलिसी मेकिंग में रुचि रखने वाले और पॉलिसीज़ के साथ साथ गुड गवर्नेंस के बारे में जानने वाले और जानने के जिज्ञासु रहने वाले ऐसे हमारे सभी सज्जन वृंद, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। अभी हमारे विनय जी ने आप सबके सामने रखा कि गुड गवर्नेंस को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है, और इस पर उन्होंने बल दिया। और देवेंद्र फडणवीस जी ने हम लोगों को इस बात को भी बताने का प्रयास किया कि गुड गवर्नेंस ये कोई हमारे लिए नया शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी में आया तो ज़्यादा चर्चा में हम सब लोग लेकर के आ गए, और हमारे यहाँ राम राज्य की कल्पना, छत्रपति शिवाजी के समय में गुड गवर्नेंस की चर्चा और गुड गवर्नेंस के क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने शुरू में ही चर्चा की थी। मुझे भी कहा गया है इस उद्घाटन में कि मैं गुड गवर्नेंस पे कुछ चर्चा करूं। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आप इसको एक उत्सव के रूप में, एक सेलिब्रेशन के रूप में आप गुड गवर्नेंस को मना रहे हैं। इसके लिए मैं आयोजकों को इसके लिए बधाई देता हूं। कई बार ऐसा होता है कि जो मार्केट में भी, मार्केट शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन समाज में जो प्रचलित विषय होते हैं उस पर बहुत चर्चा होती है, और जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं वो कई बार गौण हो जाते हैं। और मैं हमेशा उसको सार्वजनिक जीवन में कहता हूं, अर्जेंट वर्क ऑलवेज ओवरटेक्स इम्पॉर्टेंट वर्क। तो क्या होता है कि हमारे को लगता है कि आजकल इस बात की चर्चा है, इस पर गोष्ठी कर लो, इस पर चर्चा कर लो, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय होता है वो बहुत गहरा होता है, गूढ़ होता है, इसलिए उस पर रुचि करने वाले लोगों की संख्या भी कम होती है और रुचि न रखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुड गवर्नेंस के बारे में लोग शब्दावली के रूप में तो यूज करते हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस में जीते कितने लोग हैं? क्योंकि आपने जन आंदोलन की बात की, तो जीते कितने लोग हैं? तो मैं कई बार कहता हूं कि गुड गवर्नेंस इज नॉट अ स्लोगन, good governance is not a magic wand. Good governance is a spirit which you live. जब तक वो स्पिरिट नहीं होता, जब तक वो अपने अंदर से इस बात की अनुभूति नहीं होती कि हमारे जीवन के लिए गुड गवर्नेंस एसेंशियल है, तब तक हम गुड गवर्नेंस को स्लोगन के रूप में उपयोग करते हैं, दूसरे को समझाने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन अपने लिए कितना उपयोग करते हैं और अपने जीवन में उसको कितना उतारते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे 10 साल का प्रशासन का अनुभव रहा, प्रदेश में भी किया, देश में भी किया। सबसे पहली बात क्या आती है कि सब लोग कहते हैं आप बहुत अच्छा काम करो, अच्छा करो, सब कुछ करो, ये करो, और आप एकदम सब लोगों के लिए काम करो, लेकिन मेरा ये जरूर करो। अब ये जो मेरा है, दिस इज माय डिस्क्रिशन,
अब जो डिस्क्रिशन है वो लॉ को तोड़ता है, वो पॉलिसी को ब्रेक करता है। अब आप समझिए कि मेरे लिए हर दिन अपने आप से झगड़ा करते हुए उसको समझाना, यू ऑल्सो फॉल इन द सेम कैटेगरी, यू आर नॉट आउट ऑफ इट, दिस लॉ। तो आप, मैं पता नहीं आपको समझा पाया कि नहीं समझा पाया, लेकिन क्योंकि मैंने अपने शब्दों में बताने की कोशिश की कि जिसको गुड गवर्नेंस चाहिए वो पहले समर्पित हो जाए कि यस, आई विल बी ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गुड गवर्नेंस। अदरवाइज गुड गवर्नेंस स्लोगन रह जाता है, और अन्यथा गुड गवर्नेंस हमको डिजिटल माध्यम से जबरदस्ती आपके साथ करना पड़ता है। इसलिए जब हम जन आंदोलन की बात करते हैं तो हमें इसमें स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट चाहिए होता है। अब मैं आपको बताता हूं, वैसे गुड गवर्नेंस के लिए बहुत सी बातें या बहुत से शब्दावली होती है, लेकिन गुड गवर्नेंस इज ए कमिटमेंट। जब तक वो कमिटमेंट नहीं आता तब तक गुड गवर्नेंस उतरता नहीं। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि वी नीड द पॉलिसी मेकर्स एंड द स्टेक होल्डर्स नीड टू बी कमिटेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। एक तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, और दूसरा कि इसको इम्बाइब करना चाहिए, हम अपने जीवन में उतार लें और इसमें अपने आप को सुखी समझे। छोटी सी बात होती है, अब मालूम है कि सब कुछ लाइन से मिलना है, लेकिन लाइन तोड़ने की प्रथा हमारी, आदत हमारी बनी हुई है। कोई रास्ता हो सकता है क्या? कोई रास्ता? तो क्या होता है, अल्टीमेटली इट इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। तो हमको फिर उसके साथ उसको एजुकेट करना पड़ता है, और इसलिए मैं कहता हूं कि गुड गवर्नेंस की बात करें तो कमिटमेंट भी चाहिए और इम्बाइब करने की ताकत भी होनी चाहिए। इस बात को भी समझना चाहिए। अब मैं आपको बैड गवर्नेंस के गवर्नमेंट्स कैसे फंक्शन करती हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। लोगों ने लंबे समय तक सरकारें चलाई। कैसे चलाई? सबका वोट लिया, सबके लिए मैनिफेस्टो बनाए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आने के बाद वह सरकारें किसी जाति प्रधान की सरकार बन गई, किसी वर्ग विशेष की सरकार बन गई, किसी वोट बैंक राजनीति की शिकार हो गई। तो दे टॉक्ड अबाउट ऑब्जेक्टिविटी बट दे रिड्यूस्ड देमसेल्व्स टू सब्जेक्टिविटी। वो सब्जेक्टिव हो गए, और इसलिए वो गुड गवर्नेंस की बात करते करते बैड गवर्नेंस में परिवर्तित हो गए। और आपको मालूम है कि हमारे यहां जातियों की सरकार चली, वर्ग के दृष्टि से चली, समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाली सरकार बनी। इस तरीके से हमारे यहां सरकारें चलती रही, और इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रहा वोट बैंक पॉलिटिक्स का। उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि हमको चंक में एक वोट मिलता है, तो इसलिए हमारी पॉलिसी टिल्टेड होती हैं, और वो पॉलिसी उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स की दृष्टि से देखती है, और वो देखती नहीं, और इसलिए वो बैड गवर्नेंस में बदल गई। और अब जिसको हम कहते हैं कि किसी वर्ग विशेष के लिए या वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, अल्टीमेटली वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स बन जाती है। तो इट लीड्स टू अपीजमेंट। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसका बाय प्रोडक्ट क्या है? नेपोटिज्म, करप्शन, सब्जेक्टिविटी, नॉन गवर्नेंस, डिसीजन में सब्जेक्टिविटी, ये सारी चीजें उसमें से निकल करके आती हैं, जिसको हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। और देखिए, हमारे यहाँ पुराने समय में कहा जाता था, पता नहीं आप लोगों ने कितना सुना, कि जब भंडारी ही भंडार पर हाथ मार दे तो भंडार का क्या होगा। और दूसरा हमारे यहाँ था कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत का क्या होगा। तो हमको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि वी आर द कस्टोडियंस, एंड वी आर द कस्टोडियंस ऑफ द फेथ ऑफ द लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल। और उस फेथ को इंटैक्ट रखना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। ये गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा एसेंशियल कंपोनेंट है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए।
और इसीलिए मैं इसको अगर बांटना चाहूं तो मैं बड़े यहां पर गौरव के साथ कह सकता हूं, इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे नेता हैं, देश के नेता हैं, दुनिया के नेता हैं, इसलिए कि देयर इज ए चेंज इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री pre 2014 and post 2014, that we have to understand. There is a change in the political culture of the country. राजनीति की संस्कृति को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बदल डाला है और एजेंडा बदल डाला है। और अब देखिए, इसी को जाति जनगणना की बात कही, बीजेपी उसके साथ खड़ी है। हमने कभी नहीं कहा, हम कहते जा रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा? ज्ञान की बात की। अगर गरीब, जी फॉर गरीबी, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति, अगर आप गरीब की चिंता करते हो, युवा की चिंता करते हो, अन्नदाता की चिंता करते हो, नारी शक्ति की चिंता करते हो, तो आप सारे समाज की चिंता करते हो। इस बात को हमको ध्यान रखना। सो ही टुक आउट द कंट्री फ्रॉम सब, इसको जो आप फ्रैगमेंट कर रहे थे उससे निकाल करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस तरफ उन्होंने इस देश को पहुंचाने का प्रयास किया। इसको भी हमको समझना चाहिए। और इसीलिए जब हम इन बातों को कहते हैं, अभी पॉलिसीज की बात है, मैं आगे चल करके कुछ थोड़े से उदाहरण भी दूंगा आपको। इस देश में पता ही नहीं चला कि पॉलिसीज में, नीतियों में मूल चूल परिवर्तन किस प्रकार से हुआ और किस तरीके से शांति प्रिय तरीके से हो गया। उसका सबसे पहला कारण है पीपल्स पार्टिसिपेशन। पॉलिसी मेकिंग में पीपल्स का पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन, उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनको साथ लेकर, दे आर द स्टेक होल्डर। कोई भी आप नीतिगत परिवर्तन करते हो तो आपको नीतिगत परिवर्तन में लोगों को पॉलिसी बनाने में, आपको पॉलिसी में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दूसरा, जो आप पार्टिसिपेशन कराते हो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। डिलीवरी भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सजेशंस भी ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और ओपन डिस्कशन होना चाहिए। और तीसरी, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और चौथी उसका कि उसमें डिलीवरी में कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट की ओर बढ़ने के लिए हमको डिलीवरी पर भी ध्यान देने की जरूरत है और जो लीकेज है उनको भी हमको रोकना चाहिए। इस पर हमको काम करना चाहिए। अब जब हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो प्रो पीपल पॉलिसी, प्रो किसी कास्ट के लिए नहीं, किसी वर्ग के लिए नहीं, प्रो पीपल, पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। और स्कीम्स को लास्ट माइल डिलीवरी तक, जो लास्ट मैन तक पहुंचे, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। और इसमें हम डिजिटल वर्ल्ड का, डिजिटाइजेशन का हम लाभ उठा सकते हैं, तो उसके लाभ को लेकर के हम अपनी बातों को आगे रख सकते हैं। मैं आपको ज्यादा लंबे उसमें नहीं ले जाऊंगा, लेकिन इस देश को पता ही नहीं चला कि 2017 में हेल्थ पॉलिसी बदल गई। क्यों नहीं पता चला? इसलिए कि स्टेक होल्डर्स के साथ इतनी डिटेल्ड डिस्कशन हुई और यूनानिमस एडॉप्ट किया गया हेल्थ पॉलिसी को। कोई कह ही नहीं सकता था कि ये मोदी सरकार की हेल्थ पॉलिसी है। सबने ये कहा ये हमारी हेल्थ पॉलिसी है, ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। देश की हेल्थ पॉलिसी बदल गई। क्यूरेटिव से हम प्रिवेंटिव में चले गए, प्रिवेंटिव से हम प्रोमोटिव में चले गए, प्रोमोटिव के साथ क्यूरेटिव भी जोड़ गया, उसके साथ जेरियाट्रिक भी जोड़ गया, पैलिएटिव भी जुड़ गया, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर आ गया। यही इसी देश में झगड़ा एलोपैथी आयुर्वेद का चलता रहा है, ये हमने सालों साल सुना है। और आज एक ही छत के नीचे एलोपैथी भी है, आयुर्वेदा भी है, सिद्धा भी है, योगा भी है, यूनानी भी है।